आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 यह कहता है कि इसके कुछ अपने कानून होते हैं जिसे हम स्टेट के नाम से जानते हैं। इसमें स्टेट की परिभाषा है STAT। स्टेट मतलब राज्य। राज्य यहाँ पर संविधान की दृष्टि से राज्य वो होता है जो अपना निर्णय स्वयं लेता हो। जैसे हमारे यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। हाँ, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब भारत सरकार हो ही गया। लोकल गवर्नमेंट भी हैं, जैसे कि बिजली विभाग वगैरह हो गए और रेलवे विभाग हो गया और भी के जैसे विभाग मान लीजिए ONGC हो गया, अपना उसका अलग ही है कॉरपोरेशन, एटसेट्रा बहुत से हैं। तो इन सब जो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेट। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। हाँ, आर्टिकल 13 में एक ये चीज़ किया गया है, अल्पीकरण की बात की गई है। अल्पीकरण मतलब वही होता है कि जो ऐसा कोई कानून जो कि संविधान बनने के बाद के पहले का हो या फिर संविधान बनने के बाद किसी भी प्रकार का जो कानून है उसको असंगत न करार देता हो या फिर उस पर हानि न पहुंचाता हो। पहले बहुत सारा उल्टा सीधा कानून बना दिया जाता था, जैसे कि मान लीजिए कि दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। कहा जाता था कि छुआछूत वाले मतलब कि उनके छूने से कोई भी चीज़ अपवित्र हो जाती है। तो अरे भैया, जब उसके छूने से कोई भी ज़्यादा चीज़ अपवित्र हो जाए तो वो तो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। तब मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी है आपके पास और उसने थोड़ा सा भी हाथ लगा दिया तो और अछूत हो गया, तो इसका मतलब कि उसमें पावर है कि नहीं। इंदिरा गांधी ने एक अनुरोध कि संसद में चाहे जितना भी हो सके संशोधन कर सकते हैं, तो कोर्ट ने भी फटकारा कि बेलगाम घोड़ा, मैंने जितना भी चाहे आपने से संशोधन करिएगा। संविधान आर्टिकल 13 कहता है कि चाहे कोई भी संविधान जो इसके पहले बना हो या बाद में बना हो, किसी भी प्रकार का लोगों की मानव हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे 3 तलाक 1937, 3 तलाक, पर्सनल लॉ, तलाक बिद्दत, ऐसे बहुत से कानून थे जो जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। इसे एक्चुअली होता क्या था कि किसी एक समाज के आत्मा को बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि 3 तलाक वाला मैटर तो बहुत ही संवेदनशील था और है तो धर्म से रिलेटेड, इस पर फिर भी संविधान इस पर नज़रअंदाजी नहीं कर सकता। कोई है वो बस क्या करता था कि जैसे कि किसी का शादी हुआ, निकाह हुआ और उसके बाद वो चाहे तो उसको बिना उसकी मर्जी से, मतलब ऐसे हिंदुओं में तो होता है कि दोनों तरफ से डाइवोर्स होना ही चाहिए कानून, लेकिन मुसलमान महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होना पड़ता था कि वो बस केवल 3 बार तलाक 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 बोल देते थे और उनसे उनका हमेशा के लिए तलाक हो जाता था। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा, तो इसे संविधान के दृष्टि से ख़त्म कर दिया गया। विधि के समक्ष समानता का मतलब यही है कि संविधान में सबका समान अधिकार है और समान अधिकार है। अब जैसे कि कहा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों को किसी भी सज़ा के माफ़ करने का अधिकार है। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो अभी मान लीजिए कि तब इन्हें कर लगा कि तुम बड़ा अपराधी करके, मान लीजिए राष्ट्रपति खुद अपराध करके अपना सज़ा माफ़ कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जब तक ये राष्ट्रपति के पद पर है उन्हें किसी प्रकार से उनके पद पर रहते हुए उन्हें नहीं हो, लेकिन हाँ, जब इनकी कार्यकाल समाप्त हो गया या फिर किसी तरह इनको हटाया जा सकता है, हटा दिया गया, तो इनको वो सारे कानून मानने पड़ेंगे जो समाज में सबके लिए कायम थे। तो यही मानता है कि विधि के समक्ष समानता। अब चाहे आप कितना भी लग्जरियस क्यों ना हो, फिर आप ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों ना हो, ब्रांड आपको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को, देश के अन्य नागरिक को किया जाता है। अभी थोड़ी है कि आप बहुत बड़े महात्मा है तो बिना सिक्योरिटी को आपको अलाउ कर दिया जाएगा किसी भी जगह पर जाने के लिए, मान लीजिए एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी हो। देखिए, अनुच्छेद 15 यही बात बोलता है कि किसी भी देश के नागरिक को धर्म, मूल वंश, हाँ, चाहे वो किसी भी वंश से ताल्लुक रखता हो या फिर किसी भी जाति का हो, या फिर लिंग से मतलब यही है कि चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग, चाहे कोई भी हो, या फिर जन्म स्थान। हाँ, ये गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या फिर ऐसे थोड़ी है कि मेघालय वगैरह असम के जो जनजाति हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव ना हो। समझ में आया? हाँ, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 16 यही कहता है, 16 में, आर्टिकल 16 में इसी बात का उल्लेख है कि लोक नियोजन के विषय की अवसर समानता। जैसे लोक नियोजन से तात्पर्य यही है कि किसी भी सरकारी सेवा या फिर प्राइवेट सेक्टर, आप उसमें समान अवसर मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो या फिर कोई भी लिंग हो, पुरुष स्त्री, आप उसमें समान अवसर की मिल सकता है।
हाँ, राजपूत ब्राह्मण जो भी हो, जिस चाहे हरिजन हो, सबको भी समान अवसर मिलना जरूरी है। हाँ, लेकिन वो सेवा सप्ताह का पूरा करता हो। मान लीजिए कि कोई नौकरी है ग्रेजुएशन का, कोई ग्रेजुएशन का उस पर शर्त है, आप 10th पास करके चल गए कि नहीं हमको भी समान अवसर चाहिए, तो ये सब नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे ही मिलेगा, लेकिन सबको समान सेवा अवसर प्रदान करके समानता मिलती है। हाँ, यहाँ तक कि रही बात जो लोग करते हैं कि आरक्षण एक ऐसे विषय के रूप में उभर कर आता है ना, जो एक तरफ से भ्रष्टाचार को जन्म देता है। मान लीजिए ठीक है आरक्षण, अच्छा कितने लोग मानते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि नेगेटिव? देखिए बहुत लोग जो मानते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो भी सही है, नेगेटिव वाली बात थोड़ी सी आप सुनिए, सोचिए। आज भी आप ग्रामीण परिवेश में जाकर देखिए, छुआछूत चाहे ऐसे बहुत सी बीमारियाँ अभी भी स्थिर है, मतलब कि उनकी जो कि उनकी भावनाओं को आहत करती हैं आज भी। हाँ, लेकिन ये है कि आरक्षण का गलत मिसयूज होना ये गलत बात है। मान लीजिए कि आरक्षण वैसे लोगों को देना चाहिए जो कि आर्थिक रूप से असमर्थ हो, आर्थिक या शारीरिक या मानसिक जो भी कहिए अस्वस्थ हो। अब आरक्षण का लाभ ऐसे लोग उठा लेते हैं, मान लीजिए कि उन लोगों को भी नहीं देना चाहिए जो जिनकी जनसंख्या बहुत अधिकतम है, लेकिन आरक्षण एक वोट वैल्यू की भी माध्यम बन चुकी है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर भी आप लोगों को इतना आप ही बताइए, कमेंट करिए कि बताइए आरक्षण कहाँ तक जाएगा। मान लीजिए कि एक किसी भी परिवार के, मान लीजिए SC ST, अधिकतर SC ST की आरक्षण तो सभी में है, लेकिन SC ST या OBC का ज़्यादा वो मतलब वैल्यू होता है। तो फिर आप बताइए कि SC ST वाले किसी हरिजन के परिवार के ही लेते हैं, मान लीजिए कि कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया है ना, कोई अधिकारी हो गया, अफसर हो गया, तो ऑफिसर हो गया, तो बताइए कि ये उसके बेटा जो होंगे वो तो अब पढ़ाने के लिए सक्षम हो सकता है, अब तो सक्षम हो गया ना, तो वो अपने बेटे को या फिर अपना पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसे भी गरीब मजदूर है जिन्हें तो आरक्षण क्या, उन्हें बिहार की मैं अगर बात करूँ, पूरे देश की मैं बात नहीं कर रहा, अपने राज्य बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शिक्षा इस प्रकार के दर से फैली हुई ना कि लोगों को शिक्षा के असली मूल शिक्षा से क्या, उनके अपने अधिकार के बारे में, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पता है। तो ये आरक्षण का मतलब क्या समझ सकते हैं? हाँ, केवल 2 किलो राशन, 2 किलो BPL की बात रह जाती है, यही थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। अब जो अफसेल है वो तो पढ़ लिख कर समझ गया, उस आरक्षण का मतलब समझता है, वो पढ़ते चला जाता है, और जो गरीब है गरीब ही होता रहता है। तो इस सब के आधार पर भी आरक्षण तय करना ही चाहिए, लेकिन आगे संविधान है, वहाँ बड़े बड़े खोपड़ी वाले लोग बैठे हैं, अब हम बोलेंगे तो कुछ अलग ही अर्थ होगा। चलिए ठीक है, आरक्षण फैला कौन रहा है? हम लोग की रूढ़िवादी सोच है, रूढ़िवादी जो धारणा है, रूढ़िवादी जो सोच है, यही आरक्षण को पैदा करे। आज आप कोई मान लीजिए हम हिंदू हैं, या फिर हिंदू में भी जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं होता। क्या कभी आप सुने हैं कि मुस्लिम धर्म के आधार पर मुस्लिम है तो उसको आरक्षण मिला, फिर हिंदू है तो फिर धर्म के आधार पर कभी आरक्षण मिल ही नहीं सकता, जाति के आधार पर मिलता है। हाँ, भाषा के आधार पर भी हो सकता है, वही हाँ सही बोले आपने, भाषा के आधार पर भी हो सकता है। और तीसरा क्या वर्ग के आधार पर होता है? नहीं, वर्ग गोत्र के आधार पर नहीं, उतना जितना हाँ भाषा, जैसे कि हिंदी के टीचर या संस्कृत या फिर उर्दू या फिर जो भी अंग्रेजी की शिक्षा जिस प्रकार से बहाली आएगी, मान लीजिए कि उर्दू के शिक्षक कम है तो उनको आरक्षण मिल सकता है, तो ठीक है। लेकिन अधिकतर जो मेन वाली होती है कास्ट नहीं, जैसे कास्ट जाति वाली बात होती है, वही आरक्षण को पैदा करती है। आज आप ही हैं, मान लीजिए राजपूत हैं, आप हरिजन में अपने बहन को विवाह करिए ना, देखिए उसको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसके बेटे को मिलेगा। तो ये जो जातिवादी है जो सोच है ना, यही हम लोग का आरक्षण इस कदर से, अब हमें नहीं लगता कि आरक्षण का कभी अब जो मंत्री है या फिर उसको जाति को हटा सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उनकी वोट वैल्यू है ना। 10 रुपये में उनको 50 रुपये में पीछे पोस्टर घुमाने वाला मिल जाएगा, 10 तो 50 तो उनको क्या हानि हो सकती है भाई? वो तो चाहते हैं कि गरीबी, भुखमरी, तंगी, बदहाली और ऐसे लाचारी व्यवस्था बनी रहे, ताकि उनको अपने वोट बैंक और गरीबों पर राज कर सके। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अस्पृश्यता का मतलब यही है छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। छुआछूत एक कोई बीमारी इस प्रकार हो गया, आज आपको लग रहा है ना, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका। अब बताइए भीमराव अम्बेडकर किस प्रकार से उनके संघर्षवादी, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको सच में बहुत ज़्यादा उन लोगों को पीछे बैठाया जाता था, जबकि उन लोगों से झाड़ू स्कूल का और सब, या फिर किसी भी क्या कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा भी बहुत सारा ऐसे है गद्यांश लिखे गए हैं, जैसे ठाकुर का कुआं, आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये सब भारत की जो नेगेटिविटी जो रही है ना, पहले की रूढ़िवादी धारणा है, ये बहुत ज़्यादा। अब बताइए कि किस प्रकार से छुआछूत हो सकता है भाई? इसीलिए तो भगवान का रूप दिए थे, हरिजन कह के उन्होंने पुकारा था महात्मा गांधी ने। हरिजन, हरि मने भगवान, जन मने लोग, भगवान के लोग हैं। उन्होंने इसका पत्रिका भी चलाई थी। तो आप अभी भी देखिएगा, अगर ग्रामीण परिवेश में, शहरों में तो बहुत कम हो चुका है, शहरों में मान लीजिए कोई अफसर है तो वहाँ पर उसकी मेंटेलिटी देखी जाती है, शहरों में मेंटेलिटी के आधार पर आपको वो मिलता है, पोस्ट मिलता है। और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा ये है कि आज भी मैं देखता हूँ, या ऐसा दिखाई दे जाता है, अब तो इसे कम हो चुका है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश भी धीरे धीरे शहर की तरफ तब्दील हो रही है, शहरीकरण हो रहा है। लेकिन फिर भी अस्पृश्यता का सरकार के द्वारा और कानूनतः अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत हो जाना चाहिए। अगर इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो यह कानूनन अपराध समझा जाएगा। 18 में है उपाधियों का अंत। आप किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं रख सकते, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में रख सकते हैं, जैसे पुलिस है या फिर दरोगा है, फिर बाकी
सेना और शिक्षा और पुलिस के क्षेत्र में आप उपाधि रख सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधि आप नहीं रखते। ऐसे देखते हैं बहुत से रहते हैं जो अपने मोटरसाइकिल अपने करवा लगवा कर अपने जो भी व्हीकल है उसके आगे लगा कर बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास का टेंट लगा कर चलते रहते हैं। सेना में रख सकते हैं नहीं? हाँ, सेना में रख सकते हैं। ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर और एसपी, डीएसपी आप पुलिस के क्षेत्र में भी रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना है। आर्टिकल 19 में यही बात बोला गया है कि आपको कहीं भी जाकर वाक स्वतंत्रता की आज़ादी है। चाहे आप कहीं भी जाकर रैली कर सकते हैं, या फिर झंडा लहरा सकते हैं, या बोल सकते हैं, या फिर पुतला जला सकते हैं। हाँ, लेकिन एक निश्चित समय और निश्चित जगह पे। राइट टू इंफॉर्मेशन इसी में है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई हो, जब आपको कोनो बात के पते नहीं है तो आप किस चीज़ के बारे में आंदोलन करेंगे, या आप फिर किसी चीज़ के बारे में आप बात करेंगे। तो आरटीआई एक ऐसा होता है, जैसे आप मान लीजिए कि अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो किसान आंदोलन में आरटीआई आप फॉर्म होता है, आप लिखकर किसी विभाग को दे देंगे तो आपको वो सारी जानकारियाँ दी जाएगी जो इसके बारे में ये सब वगैरह हो रहे हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपको सूचना का अधिकार इसी में मिलता है, सूचना का अधिकार इसी में सम्मिलित है। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद क में यही कहता है कि आपको वाक स्वतंत्रता की आज़ादी है। वाक स्वतंत्रता मतलब कि आप अपना बात सरकार के समक्ष रख सकते हैं, या फिर किसी भी जो स्टेट है उसके समक्ष रख सकते हैं। और दूसरा बोलता है कि आपको इकट्ठा होने की आज़ादी है। इकट्ठा मतलब संघ बनाने की, इकट्ठा होने का मतलब संघ बनाने की, या फिर यूनियन बनाने की। तीसरा का यूनियन बनाने की। अब मान लीजिए कि ट्रस्ट हो गया, यूनियन की अगर बात की जाए तो कोई भी संस्था आप बनाते हैं, कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं, तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि मोहन किसी भी ट्रस्ट का, मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन है, किसी भी ट्रस्ट का वो हो सकता है, लेकिन क्या इसको मोहन के नाम से मोहन का वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं, वो ट्रस्ट हो जाएगा, सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो ये कहीं भी आने जाने घूमने फिरने की आज़ादी है। चौथा है कि स्वतंत्र व्यवसाय करने की आज़ादी है, स्वतंत्र व्यवसाय करने की आज़ादी है। तो ये सब आज़ादियाँ 19 कलम में लिखी हैं। लेकिन अगर यही संगठन, ये यूनियन किसी भी आर्टिकल 13 को अगर उल्लंघन करने लगेगा तो इसको बैन कर दिया जाएगा, नहीं कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप ही को संगठन बनाता है, आप लगे कि अलकायदा कानून, आप अलकायदा का संगठन बनाने लगे, आतंकवादियों का गिरोह बनाने लगे, तो इसे बैन कर दिया जाएगा। अब कहीं जैसे आप कहते हैं कि हमें कहीं भी घूमने फिरने की जाने की आज़ादी है, लेकिन आप उस जगह में नहीं जा सकते। जैसे कैंटोनमेंट एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया जो होता है, जैसे मान लीजिए कि छावनी हो गया फौजियों की, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपने मन से घूम सकते हैं, चाहे जहाँ भी सीज फायर है तो उसका उल्लंघन कर सकते, नहीं कर सकते आप। वहाँ पर उसका कानून चलता है। कैंटोनमेंट में फौजियों के कानून में केवल उन्हीं का कानून चलता है। तो आप यहाँ पर अगर उल्लंघन करते हैं आर्टिकल 13 का तो आपको दंडित भी होना पड़ सकता है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, तो अगर आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 सीधी से संरक्षण मिलता है। मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे उग्रवादी ऐसे कार्य भी होते हैं जिस पर सरकार ऐसे तो जानबूझकर एक्शन नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी उसको मजबूरन लेना पड़ता है। मान लीजिए कि आप पर कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमा दायर कर दिया गया, तो आपको तब तक आपको भी अपने बचाव करने का अधिकार है। तो जब तक किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब तक कोर्ट द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो सकता, दोषी सिद्ध नहीं होता, तब तक उसे संरक्षण दिया जा सकता है, संरक्षण दिया जाता है। समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। 21 कहता है प्राण एवं देही स्वतंत्रता। मान लीजिए कि आपका प्राण लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ना ही कानून को, ना ही कुछ को, स्वयं आपका भी नहीं। मान लीजिए आप सुसाइड करते हैं, मर गए तब तो फाइलें खत्म, ऐसे का अपराधी नहीं तो बातें खत्म। लेकिन अगर मर रहे हैं, बच गए, मरते मरते बच गए, तब आपसे कानून पूछेगा क्या रे काहे मर रहा था, तो कहे 21 पता नहीं है, आर्टिकल 21 प्राण एवं देही स्वतंत्रता। जानते हैं प्राण तो आपका कोई ले ही नहीं सकता। प्रदूषण पर भी आपको, अब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे हानिकारक गैसें निकलते हैं जो आपके प्राण को लिए घातक है। हाँ, पुलिस पकड़ लेगा तो 1200 रुपये का चार्ज जरूर मारेगा, उससे भी ऊपर मार सकते। तीसरा है आत्महत्या। आप, मैंने बताया कि आत्महत्या भी आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। और चौथा एक है स्वास्थ्य। आप कोरोना की वैक्सीन आपको पता है 600 रुपये की आती थी, लेकिन सरकार आपके लिए
फ्री में इलाज कराया, 91 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दिलाया। सोचिए कितना का उसको। पर्सनल लिबर्टी में क्या है, कई लोग होते हैं ना कि जो भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचकर या अलग रहकर रहना चाहते हैं, एकांतवास उसको बोलते हैं। तो एकांतवास में भी आपको रहने की स्वतंत्रता है। जैसे साधु महाजन बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि एकांतवास में जाकर यज्ञ तपस्या करते हैं, तो उनको भी एकांतवास में रहने की आज़ादी है। चौथा है, उसको निष्ठा का भी अधिकार है। उसको अपने बारे में आप उसके निष्ठा का हनन नहीं कर सकते। अब कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप उसके, मान लीजिए कि किसी का बेडरूम है, अब ऐसे थोड़ी है कि हमको कहीं भी स्वतंत्र आने जाने का घूमने का अधिकार है। जैसे 19 में अनुच्छेद आर्टिकल में कहा गया था, तो आप उसके बेडरूम में ऐसे ही चले जाएगा, नहीं, उसकी अपनी निष्ठा है, आप उसको भंग नहीं कर सकते। चौथी है, और व्यभिचार का खत्म करते हैं। व्यभिचार मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति या पुरुष या स्त्री अपने मन से किसी के साथ संबंध बना सकते, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है। अनुच्छेद 22 कहता है कि इसके अनुसार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण मिल सकता है। कुछ दशाओं में, मान लीजिए कि महेश और सुरेश से झगड़ा है, महेश और सुरेश से गिरफ्तारी में संरक्षण। तो महेश और सुरेश से मान लीजिए झगड़ा है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि महेश जाकर केस कर दिया। मान लीजिए कि महेश है, महेश सुरेश है ना, ये दो व्यक्ति है, तो महेश जाकर पुलिस को कम कर दिया कि सुरेश को उठा कर ले जाइए, तो पुलिस कहेगा है पगला, ऐसे थोड़ी उठा कर ले जाएंगे। मान लीजिए तो बिना आपको चोट पहुँचाए, बिना नुकसान पहुँचाए आप पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती या फिर कस्टडी रिमांड में नहीं ले सकती। हाँ, अगर लेकिन फिर भी संविधान में एक तरह से खतरा को ख़त्म करने के लिए एक प्रावधान है कि आप जाकर उसको सनहा दर्ज कर सकते हैं। पुलिस में सनहा, इसको देहाती भाषा में सनहा कहा जाता है। तो एक सनहा लिखवा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि महेश को कुछ हो जाता है तो सुरेश की सारी जवाबदेही होगी, क्योंकि वो लिखवाता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए सुरेश जिम्मेदार है। नहीं, कभी गुस्से में आदमी कहता है हम तो कर देख ले, तो एक मतलब कि वो इस टेंशन में वो जाकर लिखवा सकता है। तो कुछ दशाओं में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी होता है। देखिए, मान लीजिए दंडात्मक होता है अपराध के बाद अगर अपराध नहीं किए हैं और उसके पहले भी आप पर निवारक निरोध कानून अधिनियम लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अपराध नहीं किए हैं, लेकिन इस माध्यम में तो आपको आर्टिकल 22 के तरह गिरफ्तारी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, गिरफ्तारी कुछ समय के लिए अपराध से पहले कर सकता है। मान लीजिए कि अभी SC/ST का बहाली नहीं हो रहा है, SC/SC का बहाली नहीं हो रहा है। अब SSC का बहाली रुका है और हमारे बदनाम सर चलेगा उस क्षेत्र में जहाँ पर लड़के हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताली मोड़ पटना है। अब चले गए तो उनके पहुँचने के पहले तो ठीक है, लेकिन पुलिस को पता है कि ये अगर पहुंच जाएंगे सर जी तो लड़का और ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। तो इससे पहले क्या करेंगे कि सर जी को क्या कर देंगे, उनको गिरफ्तार कर नज़र बंद कर देंगे। अब न बिना भी कोई भी, अब कहीं क्या हुआ था इसके पहले जो अग्निवीर वाला जो हड़ताल हुआ था, तो ये सब क्या हुआ, बिना किसी नेतृत्व में, किसी नेता के किसी भी चीज़ को, आंदोलन में नेता का होना जरूरी है। आंदोलन बिना नेतृत्व का नहीं हो सकता, इसलिए नेता का होना। और नेता को अगर नज़रबंद कर दिया जाए तो आंदोलन कैसा, वो तो कह देगा, मान लीजिए पुलिस को आंदोलन रुकवाने का बस बहुत आराम से तरीका, वो कह देगा जब तक देखो तो नौतर डेरा का भाग गया, तुम लोग को फंसा गया। अब आपको लगेगा यार वो तो सर जी हमको फंसा कर चला गया, वो गजब आदमी है, तो वहाँ से आंदोलन समाप्त हो सकता है, चाहे हड़ताल समाप्त हो सकता है। तो ऐसे कुछ कंडीशन जब बन जाते हैं तो आपका प्रिवेंटिव डिस्टेंशन हो सकता है। होता है प्रिवेंटिव डिस्टेंशन, निवारक निरोध। अरे पता होगा आपको, रॉलेट एक्ट, उसी का तो दूसरा रूप है ही। हाँ, जो चला था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नो अपील होगा और ना ही वकील होगा, और ना ही 24 घंटा से हो सकता है कि आपको 8 महीने तक भी रख सकता है। इसी को तो काला कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून। इसमें आपके मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं रह सकता। ठीक है, बच्चों को अधिकतर ना कालीन उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है। मिर्ज़ापुर वाला कालीन का नाम सुने होंगे। किसी कारखाना में या फिर किसी भी पटाखा का जो फैक्ट्री है,
जैसे शिवपुरी है, किसी भी खदान, जैसे कोयला का खदान है, तो आप इसमें खतरनाक कार्यों में बालकों को नहीं लगा सकते। और तो चौथा है बंधुआ मजदूर, बेगारी। बेगारी बेगारी एक प्रकार का बिना मतलब श्रम के बदले में उसको धन नहीं दिया जाता। एक होता है बंधुआ मजदूर। पहले बंधुआ मजदूर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मजदूर ठाकुर साहब के हवेली पर मजदूर हैं, हाँ, रामू काका, तो ऐसे होते थे। अब अनुच्छेद 15 से 28 में क्या दिया गया है? 15 में है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब कि आप चाहें तो अंतःकरण, देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 में यही बोला गया है। धर्म से हमारा अभिप्राय ये है कि जैसे आप लोग में भी कोई न कोई धर्म से बिलोंग रखते होंगे, लेकिन मेरे विचार से ना धर्म एक इंसानियत का नाम है। धर्म इंसान, कोई भी धर्म जो धर्म की बातें करते हैं ना, उन्हें धर्म का असली अर्थ ही नहीं पता होता है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमें इंसानियत की बात बतलाता है। और जिस धर्म के हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी धर्म की अगर बात करते हैं ना, वो हमारी परवरिश है, जो हमें परवरिश में मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता थोड़ी रहता है कि मुझे इसी धर्म में जाना है, इसी काम को करना है। उसको उस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, उसी तरह से उसको उसमें उस माहौल में उसको रखा जाता है, तो वो अपने आप को हिंदू समझने लगता है। वही बच्चा को अगर मुसलमान के घर में छोड़ दिया जाए तो मुसलमान की बातें सीख लेता है। एक द हर्मिट किंगडम नाम का एक स्टोरी है इंग्लिश में, द हर्मिट किंगडम, आप पढ़िएगा। द हर्मिट किंगडम में यही है कि तोता रहता है और तोते को जैसा संरक्षण दिया जाता है ना, उसी प्रकार का वो बन जाता है। चोरों के साथ रहता है तो वो बोलता है तोता कि अरे लूटो लूटो, कोई राजा आया है। और वही राजा जब किसी साधु के घर आता है तो कहता है कि अतिथि देवो भव, प्लीज इनके लिए पानी लाया जाए। तो ऐसे, हाँ, इंग्लिश में नहीं बोलता है, कहने का मतलब जैसे भी है, तो जिस माहौल में हमें रखा जाता है ना, हम मिट्टी के क्या है, पुतले हैं, जैसे माहौल में रखा जाता है उसी प्रकार ढल जाता है। एक मूवी आया था पीके करके कुछ वगैरह, देखा होगा आपने, कोई खान वगैरह नाम के हैं। बॉलीवुड में कुछ ऐसे मूवियाँ बनती हैं सेंसेशनल, जिस पर अच्छा लगता है देखने में भी। एक अक्षय कुमार का था शायद, ओ माय गॉड, परेश रावल, और धर्म, कुछ ऐसे बहुत से मूवियाँ बनी हैं जिस पर जो हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें, जो हमें साइंटिफिकली हमें यही समझाने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन हाँ, जो हमारे रीति रिवाज हैं और कुछ रूढ़िवादी धारणा, इस प्रकार धर्म खराब नहीं है, लेकिन कट्टर होना खराब है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, लेकिन आप उसके बारे में तो कम से कम, कोई भी हो, गीता हो, कुरान में, इसमें आप अच्छे से जो धर्म की बात करते हैं ना, न्यूज़ चैनलों वाले और ज़्यादा ही एक ठो बैठा लेगा, जो संझिया को दिखाता है 4 ठो बैठ के अपने में प्रवचन देते हैं, सब बहुत माथा पची वाली। एगो मुल्ला बैठा लेगा, बड़का दाढ़ी बढ़ाए, मोछ हिसकन, एक ठो बैठा लेगा पंडित जी का, बड़का चुन्नी बढ़ा के माथा पर तिलकधारी मार के एकदम फिटकर, दूगो ऐसा बोला गया था, बड़का जर्नलिस्ट है बहुत बड़के, ये सब माथा पच्ची करेगा कि हाँ हिंदू बनना चाहिए, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख से आपस में लड़ा कर, यही चीज़ हमारे देशों में होता है। चलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें बातबाजी करना है भी नहीं है। बस मेरा यही बताना कि उद्देश्य था। अंतःकरण, धर्म और वाली चीज़ें ऐसी होती है ना, ज़्यादा बोलो तो बहुत खतरनाक रूप ले लेते हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं इसके बीच में। अंतःकरण का मतलब कि आप अपने आत्मा से जिस भी धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं आप स्वीकार कर सकते हैं। अब मेरा मन किया, मान लीजिए कि हम हिंदू हैं, तो अब मेरा मन किया कुरान पढ़ने का, तो मैं पढ़ सकता हूँ। नमाज़ पढ़ने का मन किया, मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मुझे पता है। चाहे आपको आबाद रूप से मानने की आज़ादी है, अंतःकरण से आबाद रूप से, बिना आपको कोई बिना आप पर कोई दबाव ना हो, आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता है। और दूसरा क्या बात है, अपने आचरण का आप प्रचार कर सकते हैं, प्रचार करने की भी आज़ादी है, करने की भी आज़ादी है। आप चाहे धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हाँ, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। और आर्टिकल 26 यही बोलता है, आर्टिकल 26 में है, मान लीजिए कि आर्टिकल 26 है, तो यही बोलता है कि धार्मिक कार्यों में, धार्मिक
कार्यों का के प्रबंध की स्वतंत्रता है। मान लीजिए पंडाल बनाना है, दुर्गा पूजा का है ना, अच्छा है, ईद बकरीद मनाना है, तो आप उसमें एक जुल राशि जो होती है आप इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, अपने मन स्वेच्छा से कोई अगर दान देना चाहे तो, है कि नहीं। और उसी बात को आर्टिकल 27 में विस्तार रूप से कहा गया है। आर्टिकल 27 में इसी बात को विस्तार से कहा गया है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी विशिष्ट धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय, अब धनराशि आप इकट्ठा करना चाहते हैं के बारे में स्वतंत्रता है। जैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो संस्थान भी चला सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आप उर्दू के हैं, है ना, तो आपका एक धार्मिक एक शिक्षा है, कुछ शिक्षण संस्थाओं, अगर हमको मन किया कि हमको उर्दू सिखलाना है या फिर हमको संस्कृति का शिक्षा देना है, तो हम ये सब धार्मिक शिक्षा के बारे में बताते हैं। धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना का में उपस्थित होने के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 29 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 29 भी यही कहता है कि देखिए, किसी भी वर्ग के नागरिकों को, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के नागरिकों को, अगर उनकी कोई संस्कृति है ना, चाहे जनजाति हैं, उनकी भी कुछ संस्कृतियाँ होती है, किसी भी वर्ग हो, किसी भी धर्म हो, को अपनी संस्कृति हो, परंपराओं को, संस्कृति को सुरक्षित रखने भाषा या लिपि, हमारी देवनागरी है लिपि चाहे खरोष्ठी लिपि होती है और गुरुमुखी होते हैं पंजाबी वाला, सुरक्षित रखने की अधिकार है। क्या है? उनको अधिकार प्राप्त है। समझ में आया क्या? अब आर्टिकल 29 भी कहता है, अनुच्छेद जो 29 यही हो गया। अब 30 क्या बोलता है? 30 वाला अनुच्छेद 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के, अब मान लीजिए कि अभी हम लोग के अल्पसंख्यक जैन बौद्ध वाले, है ना, हर जगह के अल्पसंख्यक अलग अलग होते हैं। बिहार में है मुस्लिम का अल्पसंख्यक है ना, जैन बौद्ध का कम है। उत्तरी आप हिमाचल की तरफ चल जाइए तो फिर उन लोग के पंजाब, तो ये सब है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर सकता है ना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है। शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासित करने का अधिकार है। प्रशासित करने का अधिकार अल्पसंख्यक को प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 में यही कहा गया कि संपत्ति का अधिकार, जैसे अब देखिए एक मानव ये ऐसा जानवर है, जानवर करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, एक ऐसा जीव है, जैसे एक आप कभी देखे हैं भैंस गाय या किसी भी पालतू जानवर, कोई भी जानवर को वो अपने भोजन करने के
जितना उसका लिमिट होता है, मान लीजिए उसको जितना भोजन दिया गया किसी जानवर को, है ना, किसी जानवर को जितना भोजन दिया गया उतना ही में वो संतुष्ट हो जाता है, अपना खा लिया उसको, उसकी संतुष्टि हो जाती है। लेकिन वही अगर हम मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो वो इकट्ठा करने के मामले, क्योंकि मानव का कहा जाता है कि मस्तिष्क बहुत वो समाज से सामाजिक होता है, फिर भी सामाजिक से मतलब ये है कि वो अपने आप को इतना करके रखा है कि अगली पीढ़ियों के बारे में भी वो सोचता रहता है, या फिर अपने से ज़्यादा वो इकट्ठे करने के। अब इसी में आ जाता है संपत्ति। अब संपत्ति जो था 44वां संशोधन करके 1978 में ख़त्म कर गया है, क्योंकि संपत्ति एक ऐसी चीज़ है ना जो गांधी जी को कोई पूछता नहीं है, लेकिन हाँ वही नोट पर गांधी जी के फ़ोटो को सब आराम से रखना चाहता है। तो संपत्ति के मामले में आपको बताने की कोई ज़्यादा जानकारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे इतना समझ लीजिए 44वां संशोधन 1978 में करके 300 आगे हम पढ़ेंगे 300 का कानूनी रूप से अब समाप्त कर गया है, अब समाप्त कर दिया गया है। जब हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो इसमें आता है परमादेश। परमादेश क्या होता है भाई? परमादेश वही होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कार्यों का, जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी ये है, मान लीजिए सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, उसको जो कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको पहले भी बताया जा चुका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक तरफ का प्रत्यक्षीकरण में होता है कि यदि गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, न्यायालय के समक्ष पेशी। और एक होता है निषेधाज्ञा। अगर किसी को निचली अदालत में, मतलब लोअर कोर्ट में, उसको संतुष्टि न हो उसके, तो वह अपने मुकदमे की सिफारिश उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। उससे रोकने से एक होता है 33, इसमें होता है, ये तो हमने बात किया 32 का, एक होता है 33 अनुच्छेद 33 यही कहता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी पद पर नियुक्त किया गया हो, ऐसे पद पर नियुक्ति हो जो कानूनी अधिकार ना हो, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश करता है। तब कुछ ऐसे पद है जो अति संवेदनशील है, जैसे रॉ जासूसी का आईबी है, इनकम ब्यूरो वाला NIA का हो गया, विस्फोटक वाला CBI का हो गया, CID हो गया, पुलिस हो गया। अभी चाहे तो ये थोड़ी हम अपना प्रचार कर सकते हैं कि हम इतना छापा मारे थे, हम इतना जगह पर एक सब किए थे, चाहे CBI वाला अपना किसी भी चीज़ को जो अति संवेदनशील होती है उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इस पर अधिकार परीक्षा का न्यायालय आदेश जारी करता है। चौथा होता है सैन्य कानून, मार्शल लॉ। जैसे आपको पता होगा कि हमने अभी बात किया ना कि सब स्टेट
जैसे अपने अपने स्टेट है, अब फौजी है, सैन्य कानून का उनका अपना मार्शल लॉ होता है। अब वो अपने तरीके से अपना, अब सपा एक कानून था आसफा, उसको अब तो क्या है आसफा, तो एक तरह से वो उसका अपना कानून होता है, वो जैसा भी चाहे जिस प्रकार का खाना भोजन चाहे उसको दे सकता है। अभी थोड़ी एक आपको बताया ना कि टेररिज्म वाले क्षेत्र में आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि मेरा मूल अधिकार है, मैं चाहूँगा घूमने फिरने की आज़ादी, आपको नहीं। वहाँ उस कानून के हिसाब से उसको आपकी तहकीकात की जाएगी, आपके दंड या कार्यात्मक कार्रवाई की जाएगी।